इमरजेंसी रूम मशीन की आवाज से गूंज रहा है। अचानक दरवाजा खुलता है और स्टाफ दौड़ते हुए एक स्ट्रेचर अंदर लेकर आते हैं। लगभग 50 बरस का आदमी स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा है। उसके माथे पर पसीना है और चेहरा पीला पड़ चुका है। नर्स घबराकर डॉक्टर से कहती है, सर बीपी इज ड्रॉपिंग, ब्रीदिंग इज शैलो। डॉक्टर मरीज की नब्ज पकड़े स्टाफ से कहता है, पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में जा रहा है, सीपीआर दे क्विकली। मिसेस खान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हैं। अभी चंद घंटों पहले वो अपने शौहर के साथ घर में खाना खा रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। बस ये फोन सुनना था कि उनके शौहर बेहोश होकर गिर पड़े और अब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर ग्लव्स उतारते हुए मिसेस खान की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड ठीक तो है ना? मिसेस खान ने पूछा। पेशेंट इज सीरियस, आप बता सकती हैं कि उन्हें हुआ क्या था? डॉक्टर ने पूछा। मिसेस खान ने उसी फोन कॉल की कहानी सुनाना शुरू की। वो बोलती गई और डॉक्टर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब अपना दिल पकड़े जमीन पर बैठ चुके थे। इस कॉल में ऐसा क्या था कि जिसे सुनकर मरीज ही नहीं डॉक्टर की भी हालत खैर हो गई। असल में ये दोनों अपनी अपनी मस्जिद के इमाम के हाथों उम्र भर की कमाई गंवा बैठे थे। जी हां, मिंबर पर बैठने वाले हजरत साहब उन्हें शरिया के नाम पर चरिया बना चुके थे और ये स्कैम एक या दो नहीं, मुल्क के 50,000 खानदानों को तबाह बर्बाद कर गया। 500 अरब रुपए के इस मुदारबा स्कैंडल का शिकार पढ़े लिखे दीनदार लोग थे। मैंने अपनी बच्चियों के, बहनों के, भाइयों के जो कुछ भी था सब कुछ बेच के, बल्कि मैंने 2 अपने मकान थे वो भी बेच के इसी में डाल दिया। और अब इस वक्त मेरी हालत मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ना तो ये पहला फाइनेंशियल फ्रॉड था और ना ही आखिरी। 1990 की सेवर रेफल लॉटरी हो या सन 2000 का ताज कंपनी स्कैम, अलायंस मोटर्स हो या डबल शाह, बिफोर यू से लेकर 2019 के टायर स्कैंडल तक और 2 साल पहले की कमेटी फ्रॉड्स में कौन सी बातें कॉमन थी, ये मैं आज आपको बताऊंगा। हो सकता है कि कोई डबल शाह इस वक्त भी आपकी सेविंग्स पर नजरे गाढ़े बैठा हो और आप रातों रात अमीर बनने की खातिर अपना असल सरमाया भी दांव पर लगा दें, क्योंकि जब मुल्क में कुछ ना चल रहा हो ना, तो फिर ऐसी स्कीमें ही चला करती हैं। तो ये वीडियो देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपके एक्सपीरियंस से और भी लोग फायदा उठा सकें। तो चलिए पहले उस शख्स की कहानी पर नजर डालते हैं जो फादर ऑफ स्कैम्स कहलाया। आज से 100 साल पहले उसने आधी दुनिया को हिला कर रख दिया। 20वीं सदी की दूसरी दहाई एक धोखेबाज के नाम से पहचानी जाती है। ये था इतालवी कॉन आर्टिस्ट चार्ल्स पोंजी। वो वेटर बना और चोरी पर निकाला गया, बैंकर बना तो करप्शन पर जेल गया, एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली मगर ठप हो गई। वो दुनिया का पहला फ्रॉडिया नहीं था, मगर अब जो चीटिंग वो करने जा रहा था उसने सारी 2 नंबर स्कीमों का नाम उसके नाम से जोड़ दिया। पोंजी ने इटली से सस्ते डाक कूपन खरीदकर उन्हें अमेरिका और कनाडा में बेचने का प्लान बनाया। उसने दोस्तों से $1800 लेकर 53,000 कूपन खरीद लिए। कहने को ये इसका कारोबार था, मगर हकीकत में ये सिर्फ एक दिखावा था। पोंजी 90 रोज में पैसे डबल करने की ऑफर दे रहा था और ये ऐसी ऑफर थी जिसे रिफ्यूज करना किसी के बस में ना था। लेकिन ये सब कैसे हो रहा था? असल में पोंजी नए इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को दे रहा था। यानी शुरू में इस जाल में फंसने वाले लोगों को हाई रिटर्न्स का वादा किया जाता और जब नए शिकार जाल में फंसते तो उनका पैसा लेकर पहले वालों को मुनाफा दे दिया जाता। और हाँ, पोंजी इसमें अपना कट रखना ना भूलता। इस तरह एक के बाद एक इन्वेस्टर्स पैसा लगाते चले गए। कभी उन्हें मुनाफा मिलता तो कभी बहाना बनाकर मजीद वक्त ले लिया जाता। मजे की बात यह कि सारी डीलिंग कैश पर होती, जिसका सिरे से कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। पोंजी रोज के $2.5 लाख कमाने लगा। अब वो जमीन पर सोने वाला वेटर नहीं बल्कि कई बंगले और गाड़ियों का मालिक था। $1800 की रकम अब $20 मिलियन बन चुकी थी। मगर कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। एक रोज खबर लगी कि इतने तो डाक के कूपन्स नहीं जितनी रकम पोंजी इकट्ठी कर चुका है। बस फिर क्या था, लोग रकम की वापसी का मुतालिबा करने लगे और पोंजी उस वक्त पकड़ा गया जब उसके पास देने के पैसे न रहे। 21वीं सदी के अमेरिका में बर्नी मैडॉफ ने तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड किया जो $65 अरब था। आज भी कोई ऐसा साल नहीं गुजरता जब सिर्फ अमेरिका में सैकड़ों पोंजी स्कीम सामने ना आती हो। एक बात जहन में रखें कि जहां पर भी आपको हाई रिटर्न्स ऑफर किए जा रहे हैं और रिस्क लेवल बहुत कम है,
तो वहीं आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि बॉस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके पास भी आप सरमायाकारी करने के लिए जा रहे हैं वो अपना पैसा जाहिर सी बात है कैपिटल मार्केट में लगाएगा, गोल्ड में लगाएगा या प्रॉपर्टी में लगाएगा, उसका XYZ कुछ भी बिजनेस होगा। तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता कि जो मुस्तकिल ऊपर ही ऊपर जाता रहे। हर बिजनेस में जिग जैग ज़रूर होता है। कोई भी अगर आपको परमानेंट प्रॉफिट जो है वो ऑफ़र कर रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा, तो समझ लें कि दाल में कुछ तो काला है। आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है तो इसको सोच समझ कर लगाएं। अगर किसी कंपनी के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। इसको बचाना आप ही की जिम्मेदारी है। क्या कीजिए कि हमें सांप सीढ़ी का खेल जो बहुत पसंद है। जब सीढ़ी मिलती है तो ऊपर जाने में, ऊंचा उड़ने में बड़ा मजा आता है, मगर जब सांप डस लेता है तो घर उजड़ जाया करते हैं। और यही कुछ हुआ मुरीद अब्बास के साथ, जिसका सब कुछ तो लुट ही चुका था, जान भी चली गई। ये कहानी शुरू होती है कराची की एक बस्ती कश्मीर कॉलोनी से, जहां का रिहायशी आतिफ जमान दुकान पर टायर बेचते बेचते चंद साल में टायर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टाइकॉन बन गया। एक ऐसा अरबपति जिसने जिंदगी में एक टायर भी इंपोर्ट ना किया और ना ही उसकी कोई फैक्ट्री थी। उसे तो उसकी हरकतों ने टायर शॉप से भी फारिग करा दिया था। लेकिन एक रोज उसका दोस्त सस्ते टायर लेने के लिए उससे राब्ता करता है और यही कॉल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। इसके एक दोस्त ने इसको गाड़ी में टायर डलवाने के लिए पैसे दिए। इसने वो पैसे जेब में डाले, उधार पे टायर डलवा दिए। ये रास्ता इसको मिल गया। इसने बोला यार इस तरह तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। फिर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आतिफ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें सबसे पहले फंसने वाले न्यूज एंकर्स थे। इन चमकते चेहरों के पास पैसा था और आतिफ के पास प्लान। भारी मुनाफा मिलने की लालच में वो बड़े शौक से पैसा लगाने को तैयार हो गए। अब आतिफ के नाम नेहाद कारोबार की मार्केटिंग वो चेहरे कर रहे थे जिनकी खबरों पर पूरे मुल्क को एतबार था। उनकी ब्रांड न्यू कारें, फ्लैट्स और लेविश लाइफस्टाइल सबको दीवाना बना रहा था। यूं इन्वेस्टर्स का दायरा धीरे धीरे फैलता चला गया। क्योंकि मार्केट में लोगों से जान पहचान थी इसकी, तो टायर के मालकान, जो बड़े टायर शॉप वाले ओनर्स हैं, उनके साथ तस्वीरें खींच के फेसबुक पर डालना, लोगों को इस तरह का मैसेज देना कि मैं बड़ा इस बिज़नेस का समझ बूझ रखने वाला आदमी हूँ। और फिर बदकिस्मती लोगों की कि लोगों ने एक दूसरे के कहने पर इसको पैसे देने शुरू कर दिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आई, वो पहली इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से 5 लाख और दूसरी 20 लाख, यानी ये 25 लाख की पहली इन्वेस्टमेंट थी इसके पास। इसने उन 25 लाख की इन्वेस्टमेंट से 25 लाख देने वाले 2 अफराद को 3, 4, 5 महीने तक प्रॉपर प्रॉफिट दिया। 25 लाख में से वो प्रॉफिट दे रहा था, बाकी पैसे उसने अपनी जेब में रखे हुए थे। उन 25 लाख इन्वेस्ट करने वालों ने आगे मज़ीद लोग दिए, जिन्होंने किसी ने करोड़ दे दिया, किसी ने 50 लाख दे दिया। फिर वो 1 करोड़ और 50 लाख देने वालों ने मज़ीद लोग दे दिए, किसी ने 5 करोड़ दे दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट का जो वॉल्यूम है ये बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन आतिफ न्यूज एंकर्स तक पहुंचा कैसे? असल में उन दोनों इन्वेस्टर भाइयों यानी हुमायूं और यासिर की टीवी एंकर से बड़ी दोस्ती थी। न्यूज एंकर मुरीद अब्बास ने हुमायूं की आतिफ जमान के साथ तस्वीरें देख रखी थी। मुरीद एक सेल्फ मेड लड़का था जो बड़ी मेहनत के बाद मियांवाली के एक गांव से उठकर एंकर की पोजीशन तक पहुंचा था। एक रोज जॉगिंग करते हुए मुरीद की मुलाकात आतिफ जमान से हो गई, जो बहुत जल्द दोस्ती में बदल गई। और फिर मुरीद आतिफ के हाथ पर बैत करके उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया। हमारे बहुत डियरेस्ट फ्रेंड आतिफ जमान की बर्थडे आज हम यहाँ पे जमा हुए। बीइंग विद यू ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात सर, आई एम ऑनर्ड। आप जैसे मेरे दोस्त हैं। वैसे आप दोनों डिसाइड कर लें कौन ऑनर्ड है। हम दोनों बोथ आर ऑनर्ड। यानी कि मुझसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कौन होगा कि जिसके आप जैसे दोस्त हों। एक एंकर ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को बताया, चंद माह में पैसा डबल करने का ख्वाब दिखाया। ये पहले इन्वेस्टर्स की खेप थी जिन्हें देखकर सैकड़ों लोग आतिफ के जाल में फंसते गए। मुरीद अब्बास का हुलिया देखते थे, चाल डाल ये वो मतलब टिप टाप हैं, और फिर गाड़ी है, फिर दोस्त हैं, उठना बैठना, तो इस तरह एक बंदा मुतासर होता है। तो उसमें हम थोड़ा सा मुतासर होना भी शुरू हुए कि जी मीडिया में जो है वो सैलरीज बहुत देर से मिलती हैं, भले अच्छी सैलरी भी हो लेकिन टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो ज़ाहिर है आपके वो जो खामियां या वो कमियां वो पूरी नहीं कर सकती। तो हमें मतलब ये लगा कि हमें किसी ना किसी तरीके से ये मतलब इस तरह की हमें भी इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी वही सैलरी है लगभग उसी तरह जिस तरह हमारी सैलरी है, लेकिन इनके हालात कुछ मुख्तलिफ हैं और हमारे हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। तो सोचा कि हमने क्यों ना हम भी इन्वेस्टमेंट करें।
ये पार्टीज करते और सोशल मीडिया पर उसका खूब चर्चा होता। बात बढ़ती गई और ये एंकर्स से बैंकर्स तक पहुंच गई। बैंक के एक कपल को तो ये बिजनेस इतना पसंद आया कि मियां बीवी नौकरी छोड़कर आतिफ जमान के पास मुलाजिम बन गए। तो आप इससे अंदाजा करें कि लोग किस हद तक अंधा भरोसा इस आदमी पे कर रहे थे। कश्मीर कॉलोनी का रहने वाला एक लड़का जो 15,000 रुपये महीना पे एक टायर्स की कंपनी में नौकरी कर रहा था 2012-13 तक, वो लड़का 2014 के बाद से अचानक एक बिज़नेस टाइकून बनना शुरू होता है और 5 सालों के अंदर मीडिया के स्टार जो हैं, मीडिया के स्टार एंकर्स जिनको लोग सुबह दोपहर शाम टीवी पे देखते हैं, वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। वो कभी किसी टीवी चैनल के ऑफिस में पाया जाता है, कभी किसी टीवी चैनल के ऑफिस में पाया जाता है। लोग सिर्फ देख रहे थे कि ये कोई बिज़नेस टाइकून है। छोटी सी नौकरी पे काम करने वाला मुलाजमत पेशा आदमी अगले 5 सालों में अरबपति बिजनेसमैन बन के कैसे सामने आ गया है। हैरान कुन तौर पे कोई आदमी इस तरफ सोच नहीं रहा था। कोई सोच ही तो नहीं रहा था। तभी तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल आया, ताकि लोग कम से कम आइंदा ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। तो जनाब, अब इन्वेस्टर्स के सामने एक वीडियो आती है जिसमें आतिफ जमान उस वक्त के गवर्नर पंजाब को एक चैरिटी फंक्शन में चेक देता नजर आ रहा है। 1 लाख रुपए का चेक दे रहा है वो गवर्नर को। 1 लाख रुपए का चेक एक बिजनेस टाइकून गवर्नर पंजाब को पेश कर रहा है। और वो 1 लाख रुपए के चेक की जो तस्वीर है वो उसने ऐसे पोर्ट्रे की कि जी मेरे तो बड़े गहरे मरासिम है। अब जब वो फेसबुक पे तस्वीरें आती थी तो वो लोग उससे फिर इम्प्रेस होते थे। अब ये एक तस्वीर के पीछे पूरी एक कहानी इसके जहन में तैयार होती थी कि क्या बतानी है इन्वेस्टर्स को। यही नहीं, वो हर हफ्ते कभी किसी मशहूर शख्सियत के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता, तो कभी टायरों के स्टॉक के सामने खड़े होकर नई खेप पर मुबारकबाद वसूल करता। इन्वेस्टर्स का आतिफ जमान पर एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसने 2 कंटेनरों के साथ खड़े होकर सेल्फी ली और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि हमें मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, हमें एक ठेका मिला है जिसमें हमने पाक फौज को टायर्स देने हैं। और उसको सही साबित करने के लिए ये कोशिश करके एक आर्मी की मेस में इसने खाना खाया, वहाँ से अपना फेसबुक पे स्टेटस अपलोड किया और लोगों को ये बताया कि मेरी मीटिंग है इस मेस में। और वो साथ में उसने कंटेनर्स, कुछ अरसे बाद 2 कंटेनर्स टायर्स के, क्योंकि ये इस मार्केट का आदमी था टायर्स की, तो कंटेनर्स कहाँ उतरते हैं, कहाँ खुलते हैं और वहाँ का तस्वीर लेना इसके लिए मसला नहीं था। सैकड़ों अफराद की इन्वेस्टमेंट करोड़ों को छू रही थी। आतिफ का स्टाइल ये था कि वो इन्वेस्टमेंट लेते ही उसी अमाउंट का चेक काट कर इन्वेस्टर के हाथ में थमा देता। दुख की बात ये थी कि जिनका घर मुश्किल से चल रहा था, वो कभी सास के जेवर बेचकर तो कभी ससुर के रिटायरमेंट की सेविंग्स आतिफ के पास उसके हवाले कर रहे थे। एंकर्स की तो 5 उंगलियां घी में थी और सर कढ़ाई में थे। वो न सिर्फ खुद रकम लगाते बल्कि एजेंट बनकर गरीब दोस्तों की लगाई रकम में अपना कमीशन भी अलहदा से रख लेते। बाज़ एंकर्स ऐसे थे कि अगर आतिफ जमान के साथ उनका मुआहदा होता था 25% प्रॉफिट पे किसी कैपिटल के, किसी इन्वेस्टमेंट के, तो वो जिसकी इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे वो उसे 20% देते थे। 5% उसमें से भी अपनी जेब में रखते थे कमीशन। और आतिफ ने बास इन्वेस्टर्स के साथ ये काम किया था कि अगर आप मज़ीद इन्वेस्टर्स लाएंगे तो मैं आपको 5 से 10% उसमें से दूंगा। तो वो लालच शुरू हो गई थी। इन्वेस्टर्स प्लस एजेंट, बिल्कुल ऐसे ही था। सब अच्छा चल रहा था, मगर फिर 2018 के दिसंबर में जिस शख्स ने सबसे पहले पैसा लगाया था वो क्विट करने का फैसला करता है। वो शादी करने के बाद लंदन शिफ्ट होकर नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहा था। ये एंकर्स के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने करोड़ों रुपए हुमायूं के भरोसे पर लगा रखे थे। मगर ये आतिफ सबको तसल्ली देता है कि फिक्र की बात नहीं, हुमायूं के जरिए मिलने वाला 15% अब प्रॉफिट की शक्ल में 25% तक मिलेगा। किसी से 1 लाख रुपए जिसको प्रॉफिट देना था तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आई, उसमें से उसको 2 महीने के एडवांस प्रॉफिट दे दिया। बोला ज़्यादा पैसे आ गए, ये रख लें आप। तो अगला आदमी बड़ा मुतमईन हो जाता था, यार ये तो प्रॉफिट भी एडवांस आ रहा है। और अगर कोई बात ज़्यादा बहस करता था वो ऐसे यूँ चेक काटा सेकंड्स में, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का चेक है, जब चाहे आप कैश करा दें। उसका जो कॉन्फिडेंस था चीट करने का, लोगों को धोखा देने का, वो इस कदर मतलब शातिर आदमी था वो कि लोग ऐसे उस पर भरोसा कर रहे थे। बात आई गई हो गई, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद आतिफ ने प्रॉफिट देना बंद कर दिया। उसने बताया कि काम में कुछ नुकसान हो गया है मगर हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। अब अगले 2 माह तक किसी को प्रॉफिट मिलता तो किसी को आसरा। फिर जून आ गया।
एंकर मुरीद अब्बास समेत 4 दोस्त सैर पर बाकू गए हुए थे। वहां एक दोस्त उमर रेहान सबसे कहता है, बज़ाहिर तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो होता है जिसके बाद किसी भी पॉन्सी स्कीम या पिरामिड स्कीम का चलना नामुमकिन हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाती है। चारों एंकर्स फैसला करते हैं कि वो अब ना खुद पैसा लगाएंगे और ना किसी और को लगाने देंगे। वापस आके इन्होंने मांगा पैसा। ये 4 इन्वेस्टर्स का पैसा वापस मांगना बेसिकली पूरे मीडिया के लोगों का एतबार उठाने के बराबर था। अगर मुरीद अब्बास पैसे निकाल लेता तो उसके पीछे दूसरे एंकर्स भी थे, वो वजह पूछते, ये बताता कि हमें ठीक नहीं लग रहा है, मामलात कुछ गड़बड़ हैं। उमर रेहान जो ऑफिस की टेक केयर भी करता है, ऑफिस में भी होता है, वो भी बताता कि मामलात गड़बड़ हैं। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ वापस जाने का डर था। यहाँ से आतिफ जमान और मुरीद अब्बास की रिफ्ट शुरू हुई। मैंने सोचा कि यार मेरे पास और तो कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी थी जो कि मैंने समझ लें कि BCs डाल के मैंने पैसे जमा किए थे और गाड़ी ली थी। तो अब मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, कुछ अर्से के लिए फिर मैं बाइक पे चला जाता हूँ, गाड़ी भेज देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो मैं मतलब जब मैंने मुरीद अब्बास से तज़किरा किया कि मेरे पास और तो पैसे नहीं है लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे मतलब गाड़ी बेचूंगा, तो गाड़ी बेच के लगाना चाहता हूँ। मुरीद अब्बास ने कहा कि अभी थोड़ा सा हालात थोड़ा सा वो चल रहे हैं, समझा करो। और चूँकि उसकी ज़बान सराइकी थी तो मुझे सराइकी में समझाने लग गया कि यार थोड़ा सा एहतियात करो, अभी मामला थोड़ा अच्छे नहीं चल रहे। एक तरफ आतिफ के दफ्तर में उसका मुलाजिम सफाई करता तो दूसरी तरफ चारों दोस्त पैसे वसूल करने की प्लानिंग करते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी हर बात आतिफ तक पहुंच रही थी, क्योंकि वो सफाई वाला, वो ड्राइवर कोई और नहीं, आतिफ का सगा भाई आदिल जमान था। फिर एक रोज फेसबुक पर मुरीद अब्बास ने आतिफ के दफ्तर में बैठकर एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक पिस्तौल मेज पर रखा था। उस दिन के बाद आतिफ जमान गायब हो गया। आतिफ का जो ड्राइवर था नदीम, वो आया इन्वेस्टर्स के पास और आके पूछा आतिफ कहाँ है। इन्वेस्टर्स ने कहा भाई वो आपके साथ थे, आप लोग दोनों मिलके कहीं गए थे। उसने बोला उसने हब चौकी पे मुझे उतार दिया था गाड़ी से, खुद आगे चला गया, उसके बाद से उसका नंबर बंद है। लोग परेशान हो गए कि ये किडनैप हो गया, ये क्या हुआ। ये लोगों को ये बता के गया था कि करोड़ों रुपए की बिजनेस डील है और कुछ रकम है जो इसने बलूचिस्तान में किसी से लेनी है। और वहाँ जाके इसका लापता हो जाना तो लोगों के कान खड़े हो गए थे कि अगर इसको किसी ने मार दिया तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, और अगर ये लापता हो गया तो हम पैसे किससे लेंगे वापस। ये इन्वेस्टर्स दोबारा मिलकर बैठे, इन्होंने इसकी लोकेशंस चेक की तो इसकी लोकेशन पहले बलूचिस्तान आई और उसके बाद इसकी लोकेशन खैबर पख्तूनख्वा आई। इन्होंने जब उससे रब्ता किया तो इसने कहा कि परेशान नहीं हो, वहाँ एक मसला हो गया था, मुझसे जो है वो कोई 10 करोड़ के करीब पैसे थे, वो छीन लिए गए, मैंने उसमें से कुछ रिकवर कर लिए हैं, कुछ अभी वहीं हैं। टायर्स के कंटेनर्स हमारे फंस गए थे, वो टायर्स के कंटेनर्स को निकलवाना था वहाँ से, उसके लिए बड़े पैसे देने थे, स्मगलर्स से झगड़े हो गए। बड़ी इसने ऐसी कहानियाँ इन्वेस्टर्स को सुनाई कि कुछ यकीन कर गए कि बिज़नेस इस किस्म का है, और ये वहाँ से निकल के पहुँच गया खैबर पख्तूनख्वा। ये उस वक्त फ़रार के रास्ते ढूंढ रहा था। 7 जुलाई की सुबह आतिफ जमान अपने दफ्तर में बैठा था कि एंकर मुरीद अब्बास और बाकी साथी चले आते हैं। इन्वेस्टर्स आतिफ जमान से रकम का तकाजा कर रहे थे। माहौल गर्म हो गया। आतिफ ऐसी बंद गली में पहुंच चुका था जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस वक्त तो उसने सबको वापस भेज दिया, मगर फिर उसने एक नया प्लान बनाया। उमर को इसने फ़ोन किया मुरीद के लिए कि जी मुरीद को ले आओ, और उसका जुमला था फ़ाइल क्लोज़ करनी है मुरीद की। बज़ाहिर ये तासुर दिया था कि मैंने पैसे वापस करने हैं, बिज़नेस वाइंड अप करना है, जो उसके साथ मेरे पैसों का लेन देन है वो मैं आज ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इस जुमले से जो बू आ रही थी तो समझ आ रहा था कि ये इसके इरादे अच्छे नहीं थे। जो खिज़र हयात था वो भी इस पर बेतहाशा प्रेशर डाल रहा था। उसने कह दिया था कि आतिफ साहब पैसे वापस करें वरना आप तैयारी करें, हम निकाल लेंगे पैसे आपसे। इसने ये तय कर लिया था कि ये इनिशियली 5 इन्वेस्टर्स को मार देगा। बुला तो रखा था ना इसने, खिज़र को भी एक चाय के होटल का एड्रेस दे रखा था और उमर को कहा था मुरीद को बुला लो। खिज़र को कत्ल करने के बाद आतिफ मुरीद को मारने अपने दफ्तर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ उमर बैठा है। मुरीद कहाँ है उसने पूछा। वो वॉशरूम में गया है, उमर ने जवाब दिया। उमर आतिफ के हाथ में पिस्टल देखकर चौकन्ना हो गया था, मगर उसी लम्हे मुरीद वॉशरूम से बाहर निकला। आतिफ ने मुरीद को कहा
तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले। फायरिंग से जख्मी होने वाले निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास जाम बहक हो गए हैं। आतिफ जमान इसका नाम है, टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। तो आपका शक है कि उसने कत्ल किया? नहीं मारा, उसने फोन करके बुलाया है, उसने फोन करके बुलाया है। कैमरे में सब रिकॉर्ड था, कैसे आतिफ हाथ में पिस्तौल लिए दफ्तर से बाहर निकलता है और उसके पीछे आदिल भी दौड़ लगा देता है। कुछ देर बाद इसी बिल्डिंग से ज़ारा अपने शौहर मुरीद अब्बास को जख्मी हालत में ले जाती दिखाई देती है। आतिफ जमान यहाँ से सीधा अपने अपार्टमेंट जाता है, पुलिस उसके पीछे है। अब यहाँ आतिफ जमान खुद को जख्मी कर लेता है और अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। बहुत कोई मक्कार आदमी है। इसने इनिशियली पुलिस को कहा जी कि मैं जज के सामने 164 का स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ और पूरी बात जो मैंने आपको बताई है वो बताने को तैयार हूँ। जज के सामने जाके मुकर गया, बोला मैंने दिया स्टेटमेंट। पुलिस सिटपटा गई थी। मुझे याद है उस दिन मैं जब केस के आईओ से बात कर रहा था तो वो मुंह भर भर के इसको गालियाँ दे रहा था। बोला यार ये हमें शाम में कुछ कहता है, सुबह में कुछ कह देता है, अदालत जाके कुछ और कह रहा होता है। इस आदमी की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। आतिफ जमान का भाई आदिल भी पकड़ा गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो अदालत से फरार हो गया। बेल उसकी कैंसिल हुई, जो हाई कोर्ट का फैसला था वो कलादम हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला और आज़ादी से बाहर सुकून से चला गया। मैं पीछे भागता रहा, सुप्रीम कोर्ट की जो सिक्योरिटी पर मौजूद थे मैं उनको भी बोलता रहा कि भाई इसकी जमानत मुस्तरद हो गई, इसको गिरफ्तार करो। ये भाग रहा है कोर्ट से, भाग रहा है, जमानत मुस्तरद हो गई, जमानत मुस्तरद हो गई आदिल तुम्हारी। उसके बाद वो आज तक वो आज़ाद है, कभी किसी को नहीं पता वो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और ना जाने कौन कौन सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहा है। जब इश्तिहार हुआ था तो उसका पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, उसकी CNSE ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इसका ना CNSE ब्लॉक हुआ ना पासपोर्ट ब्लॉक हुआ, वो सब आज़ादी से कर रहा है। मुरीद की बेवा इंटरव्यूज में कहती रही कि केस खत्म करवाने के लिए उसे धमकियां दी जा रही हैं। आतिफ जमान लोगों की तरफ से एक बार फिर से दियत की ऑफर आई है। मेरा जवाब पहले भी ना था, आज भी ना है और हमेशा ना रहेगा। अपने शौहर मुरीद अब्बास के कत्ल का मैं कभी भी सौदा नहीं करूंगी, उसके खून का सौदा मैं कभी भी नहीं करूंगी। आज ज़ारा कहां है ये किसी को मालूम नहीं। उनके ट्विटर अकाउंट पर आखिरी मैसेज ये था, तुम्हारे शौहर को 3 गोलियां मारी थी, तुम्हारा काम 1 गोली में ही तमाम हो जाएगा, इस केस से पीछे हट जाओ। उनको मजबूरन मुल्क से बाहर जाना पड़ा। अब वीडियो लिंक के जरिए बयान होना है, वीडियो लिंक के जरिए बयान होना है तो कभी एक कोर्ट का जो है वो जेल ट्रायल में जो जेल कम्प्लेक्स है, कभी इंटरनेट वहाँ का नहीं चल रहा, कभी प्रोसिक्यूशन नहीं है, कभी मुलजिम आतिफ जमान नहीं है, कभी उनका वकील नहीं है। तो इस तरह 4-6 महीने हो गए, इस तरह उनका बयान ही रिकॉर्ड नहीं हो सका। आतिफ जमान के सो कॉल्ड टायर बिजनेस में रकम लगाने वाले अब भी नैब के दफातर के चक्कर काट रहे हैं, मगर डूबने वाला पैसा कभी वापस नहीं आता। वो तो बाकायदा पीर बन गया है, मतलब बाल बड़े रख लिए, बास्केट लगा के। वैसे जब पेशी भी तो हम देखते थे, लेकिन इस तरह होलिया कैसे हो गया। और उससे पता चला जी जेल इंतजामिया से लेके वहाँ कैदी से लेके बाहर के भी कैसे ऐसे मुरीद हैं जो बाकायदा उससे बाकायदा आके तावीज़ लेते हैं, उसे दुआ करवाते हैं, दम करवाते हैं, उससे बड़े फ़ायदे लेते हैं। एक मुसलमान का खुद से भी ज्यादा एतमाद मस्जिद के इमाम या मुफ्ती पर होता है। बहुत से लोग घरेलू मामलात से लेकर हलाल और हराम के फैसले भी उन्हीं से करवाते हैं। कुरान में सूद की खुल्लम खुल्ला ममानियत है। सूद का लेन देन खुदा और रसूल से जंग तस्वुर किया जाता है। मजहबी रुझान वाला मिडिल क्लास तबका इसी कश्मकश में जिंदगी गुजारता है कि वो अपनी जमा पूंजी ऊंची शरह सूद वाले सेविंग सर्टिफिकेट में लगाए या हलाल के नाम पर इस्लामी बैंकों के कम मुनाफे पर सब्र करे। 2012 के आसपास कराची के एक बड़े मजहबी इदारे से एक मुदारबा स्कीम का प्रचार किया गया। पहले पहल ये स्कीम सिर्फ मुफ्ती साहिबान और मजहबी शख्सियात को ऑफर की गई, मगर फिर ये मस्जिद के इमामों के जरिए पूरे मुल्क में फैलती चली गई। अब मुफ्ती साहिबान इस स्कीम के एजेंट थे, जिनका हदफ थे दरमियानी उम्र के पढ़े लिखे दीनदार नमाजी। मलेरिया या रेबीज की तरह यह स्कीम एक वायरस जैसी थी, जो पहले अपने होस्ट को बीमार करता है और बाद में हर उस शख्स को जो कांटेक्ट में आता चला जाए। मैं सऊदीया से आया था, अच्छा खासा पैसा ले गए यहाँ पे पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने के लिए। इमाम साहब हमारे पास आए थे मिलने के लिए, तो मैंने इमाम साहब से डिस्कस की कि सूद वगैरह से बच के मैं कैसे मतलब पैसे को बढ़ा सकता हूँ और मज़ीद। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुदारबा में पैसा लगाओ, वहाँ पे लगाने से आपको बड़ा मुनाफा होगा, 100% मेरी गारंटी है। तो फिर कारी साहब इमाम साहब हमारे,
उन्होंने बोल दिया तो फिर हमने बोला आप इमाम है हमारे, बस फिर बात ही नहीं है, बस ये लो पैसा हो लगाओ। उनके कहने पे हमने लगा दिया सारा पैसा। ईमान न डगमगाए, सवालात न पूछे जाएं, इसीलिए जामिया बिन नूरिया से एक फतवा भी हासिल कर लिया गया। ये फतवा देने वाले थे मुफ्ती अब्दुल्ला शौकत, जिन्होंने फ्रॉड के मरकजी किरदार शफीकुर रहमान के जाली काम पर असली मोहर लगा दी। अब तो ये हाल था कि लोग अपनी मस्जिद के इमाम साहिबान के पास जाकर पैसा लगाने की मिन्नतें करने लगे। अब उन्हें मुदारबा का नाम लेकर तरह तरह के कारोबार का बताया जाता। कभी कहा जाता कि हम केबल्स इंपोर्ट करते हैं जो कंपनियां उधार पर दुगनी कीमत पर ले लेती हैं। कोई कहता मलेशिया में पोल्ट्री फार्म्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में कैटल फार्म्स हैं जहां से बहुत एक्सपोर्ट होती है। एक इन्वेस्टर को बताया गया कि उसके पैसों से आलू के 30 बोरे खरीदे गए हैं। कभी 20 लाख का फ्लैट 60 लाख में बेचने का बताते तो कभी गोल्ड और मिनरल्स का कारोबार जाहिर किया जाता। मगर भोले भाले इन्वेस्टर्स को भला इससे क्या गर्ज थी। यहाँ तो मुत्तक़ीन आंखें बंद करके हजरात का कहा मान रहे थे। सारी आवाम भी और हम भी लालच में और दूसरा अंधे एतमाद की वजह से हम लोगों ने मार खाई है। लोगों ने दीन के नाम पे बहुत बड़ा इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड इन लोगों ने किया है। दीन के नाम पे लोगों को लुटा है। हकीकत में ये एक पॉन्जी स्कीम ही थी जिसमें पैसा नए इन्वेस्टर्स से लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था। कमीशन की रेल पेल से मफलूकुल हाल इमाम मस्जिद के हालात भी बदलने लगे। जो बस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो जहाजों में सफर करने लगे। जिनके पास साइकिल नहीं थी वो ब्रांड न्यू कारों में घूमने लगे। अब मस्जिद में नमाजें मौज़िन पढ़ाने लगे थे क्योंकि इमाम साहब तो अपने बिजनेस में मसरूफ थे। पहला मुनाफा तो वक्त पर मिला था, लेकिन दूसरे मुनाफे में 1.5 माह लग गया। मुझे बताया जाता था कि सामान रास्ते में जल्द सब ठीक हो जाएगा। जब मुनाफा फिर नहीं मिला तो फिर मैं थोड़ा परेशान हुआ। फिर कहा गया कि इकट्ठा आगे बड़ी रकम मिल जाएगी, थोड़ा इंतज़ार कर लें। उसके बाद तो फिर मेरा मुनाफा भी गया और जो मैंने रकम इन्वेस्ट की थी वो भी चली गई। और अब ना इमाम साहब मिलते हैं और ना फ़ोन उठाते हैं। अब बात बहुत आगे निकल चुकी थी। पिंडी से शुरू होने वाला ये धंधा कराची तक फैल चुका था। मुल्क में शरह सूद 20% सालाना थी, मगर ये स्कीम 60 से 120% मुनाफे का लालच दे रही थी। शुरू के 6 महीने तो बड़ी बाकायदगी से मुनाफा मिला, मगर बाद में कम होता चला गया। नैब के मुताबिक फ्रॉड करने वाले मुफ्ती एहसानुल हक और मुफ्ती उसामा जिया इन्वेस्टमेंट पर 10 से 20% तक मुनाफा एजेंट्स को देते और मस्जिद में बैठे ये एजेंट्स कमीशन रखकर आधा मुनाफा इन्वेस्टर्स को दे दिया करते। लोग अंधाधुन अपने जेवरात जायदादें बेच कर मुफ्ती साहिबान के पास नोटों की गड्डियां जमा कराए जा रहे थे। हाँ, और ये सब कैश में था, ना कोई अकाउंट था ना रसीद। जो ज्यादा जिद करता उसे मस्जिद के चंदे जैसी पर्ची काट कर दे दी जाती। यहां आपको बताऊं कि कुरान की सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा की आयत 282 है। इसमें ना तो तौहीद का जिक्र है और ना शिर्क का, बल्कि ये तवील तरीन आयत लेन देन से मुताल्लिक है, जिसमें मामलात को लिखने और गवाह बनाने पर जोर दिया गया है। मगर हमें कुरान को समझकर पढ़ने से क्या ताल्लुक। अब यहां आपके लिए एक सबक है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी लिखत पढ़त और गवाह लाजमी हो। खानानी एंड कालिया की तरह सब कुछ ज़बानी कलामी नहीं चल रहा हो। बाय द वे, खानानी एंड कालिया पर हमारी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा। तो जनाब, मौलवी साहिबान अपने नमाजियों को मुदारिबा की टोपी पहनाए चले जा रहे थे, मगर अब इस स्कैंडल का बलून बस्ट होने का वक्त नजदीक आ चुका था। लोगों को मुनाफा मिलने में पहले कुछ ताखीर हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मौलवी एजेंट्स गायब होने लगे। बात फैली तो नई इन्वेस्टमेंट आना रुक गई। इन्वेस्टमेंट रुकी तो पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलना भी बंद हो गया। अब रकम की वापसी का तकाजा भी किससे करते? एजेंट्स तो गायब हो चुके थे। नैब को मुल्क भर से अचानक फ्रॉड की हजारों दरखास्तें मिलना शुरू हो गई। नैब के मुताबिक लाल मस्जिद के मुफ्ती एहसानुल हक ने 280 अरब रुपए, जैद शाहान सिद्दीकी अलमारूफ सेठ मेमन डिफेंस वाला ने 125 अरब रुपए, शफीकुर रहमान ने 80 अरब रुपए, मुफ्ती उसामा जिया ने 20 अरब रुपए का फ्रॉड किया। नैब ने मुफ्ती एहसानुल हक को साथ ही निसार अली खान समेत गिरफ्तार किया। फतवा जारी करने वाले मुफ्ती अब्दुल्ला शौकत को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। हमारा ये ऐलान था कि हम आलमी मईशत से सूद खत्म करेंगे और आवाम की सही मानों में खिदमत करेंगे। जैसे आवाम ने हमें आकर बिल्कुल सादगी से पैसे दिए हैं, उसी तरह ही हम आवाम के हाथ में ये पैसा वापस करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह किसी किस्म की खयानत नहीं करेंगे। गलत तरीके से गिरफ्तार करके हमारे सारे कारोबार को धर्म भरम कर दिया। अब न पीछे से इन्वेस्ट आ रही है और आगे से जो मुनाफा नहीं आ रहा, वो सारा हमारा जो पैसा है वो मुंजमद असासों में बंद है। अगर 3 साल सजा होती है, 5 साल होती है, तो क्या लोगों को 4 आने भी मिलेंगे?
कतान नहीं मिलेंगे। आप उलमा से जिस तरह पहले अच्छा गुमान रखते हुए चलते रहें और फ़ायदे पर उम्मीद रखा है, कोई बात नहीं, अगर वक्ती कोई नुकसान आ गया है तो इसको सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करें। अब बेशतर इन्वेस्टर्स ने तो रकम वापस मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी और बहुत से दुनिया ही छोड़ गए। मुमलिकत खुदादाद में है दोस्त, दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी है। इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू तो होशियार हो जाए या कम से कम ड्रग टेस्ट ही कर ले। मतलब ये कि अगर कोई शय बत्तख की तरह तैर रही है, बत्तख की आवाज निकाल रही है और बत्तख जैसी ही दिखती है तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ डक। किसी पॉन्जी के फर्जन के हाथों लालच में आकर पैसा गंवाने से पहले ये यकीन कर लें कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। ये मुमकिन है कि कोई जेन्युइन कारोबार भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट ऑफर कर दे, मगर चंद माह में पैसा डबल करने वाला फ्रॉड या रॉन्ग नंबर के सिवा कुछ नहीं। और आवाज ग्रुप ने तो बहुत पहले ही ऐसे लोगों से खबरदार कर दिया था। वैसे ये गाना लिखा किसी और के लिए गया था जिसका इंकशाफ हारून ने बहुत बाद में एक इंटरव्यू में किया। लिटरली मिस्टर 10% गाने का नाम था। देन फिर हमने सोचा कि सो इट वाज डायरेक्टली आई गेस यू कैन से इंस्पायर्ड बाय दैट होल थिंग दैट वाज गोइंग ऑन देन। इंटरव्यूज के दौरान मुझे एक इन्वेस्टर ने कहा, मौज़म साहब, जो पैसा आपकी जेब में है वो आपका है, जो किसी और की जेब में गया वो डूब गया। मुझे लगता है सारी पॉन्जी स्कीम्स में एक ही चीज कॉमन थी, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, दिमाग नहीं।